एतमाद करते हैं मौजूदा बेंच पर और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पर, उनके दोनों रफका पर ऊपर बैठ के फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने माना या नहीं मानना। सब में कंसेंसस है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब पाकिस्तान में आइन और कानून खत्म हो। ये बेंच जो केस सुन रहा है इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि 4-3 के फैसले से पिछला केस वो डिसाइड हो चुका है, इसलिए ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया है जो कल सुनाया जाएगा, लेकिन इसका ऐलान होते ही वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से सवालात करते हुए अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया। इसी इजलास के दौरान वज़ीर कानून ने फैसले पर अमल दरामद ना होने का इंदिया भी दिया है। याद रहे कि 2 दिन पहले इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास में सुप्रीम कोर्ट के बॉयकॉट की तजवीज़ भी सामने आई थी, लेकिन ये तजवीज़ मुश्तरका हिकमत अमली ना बन सकी, जिसकी वजह से पहले MQM ने 3 जजेस के खिलाफ बयानिए से अलहदगी इख्तियार की। फिर आज फारूक नाइक ने वाजे किया कि हमने बॉयकॉट किया ही नहीं था, हमें सिर्फ केस के काबिल समाअत होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहम बात यह है कि हुकूमत की हिकमत अमली की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाई जाने वाली तकसीम है। इस हवाले से आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और उनसे ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार की जानिब से 31 मार्च के सर्कुलर को 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया है। याद रहे कि काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तमाम सो मोटो केसेस पर कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी कर चुका है, लेकिन सर्कुलर के जरिए रजिस्ट्रार ने इस हुक्म को एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया था और कहा था कि काजी फाइज ईसा का फैसला लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर सियासत के मैदान में इस अहम पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा फॉर्मर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा फैसला तो महफूज हो गया है, PTI की क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए सीधी बात है आदिल, हमारे आइन में ये वाज़े है कि आप पाकिस्तान जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ही चलेगा और अगर हुकूमत मुंतखब नहीं है, वोट के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत का तस्वुर नहीं है और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं ये नहीं चल सकती 90 दिन के बाद। और कोई भी जज, चाहे वो जस्टिस बंदयाल हो, चाहे फायज ईसा साहब हो, चाहे मंसूर अली शाह हो, अतर मिनल्ला हो, कोई भी इस असूल से रोगर्दानी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में इलेक्शन ही की तरफ जाना है। और ये कहना कि पैसे नहीं हैं, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, हकीकत तो ये इनके पास वोटें नहीं है जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। आप कह रहे हैं कि अगर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी होते तो यही नताइज होते जो इस वक्त नजर आ रहे हैं हमें, इलेक्शन की तरफ ही जा रहा होता मामला। कोई ऑप्शन नहीं किसी जज के पास। इतनी क्लियर वायलेशन जो है आइन की जो है वो कौन कर सकता है, जब आइन का आर्टिकल 224, 148, 2A ये सब बिल्कुल वाजे हैं कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। लेकिन काफ़ी जजेस का इस पे तो इत्तेफाक हुआ है ना फवाद साहब के प्रोसेस बाईपास हुआ है, हाई कोर्ट से निकल के चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, कई जजेस का इस पे भी इत्तेफाक हुआ है ना कि हम एक हद से आगे। ये तो टेक्निकल बातें है ना, 2 नहीं 3 होना चाहिए, हाई कोर्ट फैसला कर ले, नहीं जी पहले DB आ जाए, ये कर ले वो कर ले। हाई कोर्ट का पहले फैसला हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए मसला ये बेंचों का नहीं है, मसला ये है हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और हुकूमत इलेक्शन इसलिए नहीं करवाना चाहती कि उनको पता है कि वो बुरी तरह इलेक्शन हार जाएंगे। सीधी बात है। ये जो इस वक्त जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं वो नामजदगियों पे पाकिस्तान पे हुकूमत करना चाहते हैं, ये इस आइन के होते हुए मुमकिन नहीं है। अच्छा फवाद साहब ये मुझे बताइए, ये जो खान साहब ने एक ट्वीट की है उसमें उन्होंने कहा है कि तुर्की या म्यांमार ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है कि कल अगर फैसला जो है वो आप लोगों के खिलाफ आता है तो क्या पाकिस्तान म्यांमार बन जाएगा और अगर हक में आता है तो तुर्की बन जाएगा? इज दैट करेक्ट?
जाहिर है कि म्यांमार की जो तारीख है वो आपके सामने है, और तुर्की ने जिस तरीके से जमहूरियत को बचाया, जिस तरह से लोग निकले और उन्होंने इस्तामार से खुद को आज़ाद किया, वो एक आपके सामने है। और बर्मा में जो कुछ हुआ, म्यांमार में, पाकिस्तान को तो अब तो बर्मा ही बन गया, वैसे बड़ा करीब ही है बर्मा के, लेकिन इसको जाहिर है कि हम ऐसी पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान को एक मॉडर्न इस्लामिक मुल्क के तौर के ऊपर, डेमोक्रेसी के तौर के ऊपर देखना चाहते हैं, वेयर पीपल विल हैव द लास्ट से। और यही वो एक एक्सट्रीम पोजीशन फवाद साहब ये है, गो कि तुर्की में ज़ाहिर अदालत के जरिए तो तुर्की नहीं बना था, एस्टैब्लिशमेंट के आगे खड़े हुए थे वो, तो उसके बाद तुर्की बना था। लेकिन चलें, अब उन्होंने एक मिसाल दे दी है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल दिया है कि पाकिस्तान ने फैसला करना है कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। लेकिन एक आपकी पोजीशन है, एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन के ही प्रॉब्लम है ना, बाकी इस हुकूमत का क्या प्रॉब्लम है? राइट, ठीक है। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि क्या मतलब यू मीन टू से कि अगर कल फैसला कोई इस तरह का आया तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे लोग? लोगों को खड़ा होना चाहिए ना, अपने राइट्स के लिए तो खड़ा होना चाहिए। जो ताकत आपकी, अगर मेरा वोट का हक भी ले लेंगे तो मुझे बताइए इसके बाद फिर नहीं खड़ा होना, तो कब खड़ा होना? अगर आप मेरे फंडामेंटल राइट्स तो पहले ही आपने सस्पेंड किए हुए हैं, मुझे हमें उठा के ले जाए आप, ना कोर्ट्स की कोई परवाह है ना मर्जी है। तो मसला तो अदालत में नहीं है, अदालत के फैसले से एस्टैब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक बनेगा? नहीं, अदालत तो खुद एक एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है ना, इसीलिए ये कह रहा हूं मैं कि जो वोट का हक है उसके लिए तो आपने लेना है। अच्छा फवाद साहब, ये तो अब एक आपकी पोजीशन है और जाहिर है आप लोग तगड़ी ऑपोजिशन कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी स्टांस थोड़ा स्ट्रांग लेना शुरू कर दिया है। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया कि 2018 नहीं, इतना आसान नहीं होगा, रद्द अमल आएगा, रद्द अमल के लिए तैयार हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क है, हम सब समझते हैं कि वो रद्द अमल किस तरफ इशारा दे रही हैं। जाहिर है पॉलिटिकल ओपोनेंट को नहीं दे रही, वो तो गवर्नमेंट में रहते हुए वैसे भी कर सकते हैं हिसाब किताब बराबर, लेकिन वो इशारा अदलिया की जानिब भी है। देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि सच्ची बात यह है कि मैं तो नवाज शरीफ साहब, जो भी आप उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन इशू हम तो करते ही हैं, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। 1985 से प्रोबेबली ही इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल प्लेयर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, जो बहुत तवील अर्सा है। बहुत सारे लोग जो है आप लोगों में, हम लोगों में से तो शायद जो नौजवान हैं वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन जो उनकी डिसीजन मेकिंग हुई है वो इतनी नाइव है, इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सतही है कि आदमी हैरान हो जाता है। मसलन आप देखिए, नवाज शरीफ ने जब नो कॉन्फिडेंस मूव पास करा ली और उस वक्त जनरल बाजवा साहब उससे पहले हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन करा दें तो नो कॉन्फिडेंस वापस ले लेंगे, वो आइडियल टाइम था नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन करवाने का, इन्होंने नहीं करवाए। फिर जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस करवा ली और उसके बाद इन्होंने अपना बिल भी, ये जो नैप वाला था, उस वक्त इनके लिए टाइम हो सकता था, इन्होंने उस वक्त इलेक्शन नहीं करवाए। अब IMF का और ये जो सारा इकोनॉमी का भट्टा बैठाने के बाद उनकी ये रह ही नहीं गई कि वो इलेक्शन करवा सके, और अब वो और अहमकाना बातें कर रहे हैं कि वो जुडिशरी से समझते हैं कि हम जुडिशरी से लड़के तो इससे लगेगा कि हम बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। ये कैसे लगेगा? मतलब लोग अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं। जो आपने एक वोट को इज्जत दो का बयानिया इतनी देर चलाया, उसके बाद आप अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट की गोद में ही बैठ गए, और अब आप एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आपने फीडर भी मुंह से हमारे नहीं हटाना, आप फीडर भी हमें अपने जो है मुंह में हमारे जो है वो लगाए रखो। अब इशू ये है कि ना इनका कोई नैरेटिव है, ना इनकी कोई सियासत है, सिर्फ जुडिशरी से लड़ के आप क्या समझते हैं कि इससे आपका बयानिया बन जाएगा? सर लेकिन ये काम तो बड़ा आगे जा रहा है। मैं जरा प्राइम मिनिस्टर ने जो आज असेंबली में बात की, पहले आपको वो सुनवाता हूँ। बात कह रहे हैं कि ये इनका नैरेटिव या इनका बयानिया कोई बन नहीं पा रहा, ना बन पाएगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब वो भी चाहते हैं कि अगर लड़ाई हो तो खुली लड़ाई हो। जरा सुनिएगा क्या कहे वज़ीर-ए-आज़म। चीफ जस्टिस को पूछना चाहता हूं कि मेरे बारे में या दूसरों के बारे में तो आपने फरमा दिया कि ये आज असेंबली में तकरीरें करते हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं। क्या हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे, क्या हम जमानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं कि या फिर हम खुदा न खास्ता हम बेइज्जत होके आए हैं? लेकिन मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इस ऐवान का
मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा। इसी हवाले से यही कानून सब पर लागू हो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। फवाद साहब, लगता है लड़ाई वो भी आगे लेके जाना चाहते हैं, वो एक ऑनरेबल जज को भी जाहिर है उसमें रेफर कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, अब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मरियम नवाज साहबा की ट्वीट भी आपने पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि शुड नॉट बी एन ईजी फॉर देम, इट्स नॉट 2018, नो मोर फेवरिंग लाडला एंड नो मोर स्केल्स एस्क्यू, देयर विल बी अ रिएक्शन। ये मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, वो भी लड़ना चाहते हैं। अब पॉलिटिकल फोर्सेस के पास क्या ऑप्शन बचेगा अगर अदालत एक फैसला दे और वो भी लड़ने लगे, आप भी मैदान में हो, तो फिर मसला किसने हल कराना है? देखिए, मरियम नवाज ने क्या लड़ना है और क्या उसके लिए वो यही करेंगी कि वो तो अपना जलसा भी अब बिरयानी की दावत के बगैर नहीं कर सकती। और उसका जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि उनका जो इस वक्त जलसे हो रहे हैं वो सारे जो हैं वो शादी हॉलों में होते हैं। तो मरियम नवाज तो किसी पोजीशन में नहीं है रेजिस्टेंस देने की फ्रैंकली। और अब देखते हैं कि उनका ख्याल है कि जजेस के ऊपर तनकीद करके वो पॉपुलर हो जाएंगी, मुश्किल है मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से आज इरफान कादर ने भी ये कहा कि जस्टिस बंदयाल जो हैं वो 4 दिन से टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। ही इज अ पीपल्स चीफ जस्टिस राइट नाउ। और आई मस्ट से कि चीफ जस्टिस बंदयाल इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। आई नो द होल थिंग नाउ। लेकिन सर ये तो चले एक बहस है, लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी और जो फैसला आएगा वो उस पर लेटर इन स्पिरिट में उनको अमल दरामद करना पड़ेगा? बज़ाहिर गवर्नमेंट की टोन से ये नहीं लग रहा, इत्तेहादियों की टोन से ये नहीं लग रहा, सिवाय MQM को छोड़कर। अब ये जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं, अगर ये फैसला जो है अदालतों के फैसलों के जैसे $500 पे भी जा सकता है, इसका मतलब यह है कि अब वो इस चक्कर में है कि सियासी कीमत जो चुकानी थी चुका दी, अब अगर लड़ाई भी करनी पड़े तो हम लड़ाई करेंगे। और अरकान असम्बली को भी कहा तैयार हैं, किसी भी वक्त इजलास बुला सकते हैं। तो ये तो अगर वो भी लड़ाई पर आ गए और $500 का डॉलर वो कहते हो जाएगा, इसका मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि फिर हम भी ख्याल नहीं करेंगे, फिर मुकाबला होगा। वो मियाँ साहब ने जो कहा है कि $500 पे चला जाएगा, उसके ऊपर बड़ा आजकल वो लतीफ़ा चल रहा है ना कि जो एक मरासी था तो उसको कहा गया कि आपने शादी के ऊपर देगे पकानी है, तो अब उसकी देगे जल गई। तो बारात जब आई तो उसने बुलाया चौधरी को और कहा कि चौधरी साहब मैं हुणे तुहानू दस दियां जे इत्थे पटाखे और ये ढोल बजा ना तो देगा जल जानियां ने, देगा सड़ जानियां ने। तो नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि $500 पे चला जाएगा। ये सानू दस रहे हैं कि जनाब ये देगा सड़ गई हैं। जो आपने इकोनॉमी की तबाही उतारनी थी वो उतार दी है, अब आपने $500 पे क्या अपना आपका जाना है। देखिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है PDM के पास। ये सिर्फ ये कहना कि जजेस पे तनकीद करके हम पॉलिटिक्स रिवाइव कर देंगे, ये कहाँ होता है। पता नहीं इनको किस बेवकूफ ने मशवरा दिया है। और दूसरा आदिल, आपको पता ही है, आप बड़े अरसे से आप ये सहाफत और ये कवर कर रहे हैं चीजें, ये ऑप्शन नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुक्म पे अमल नहीं होगा, आर्टिकल 204 will come into operation and Prime Minister will be disqualified. He will go home. तो आपको क्या लगता है, वैसे आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या होने जा रहा है अगर अदालती फैसला ये आता है कि इंतखाबात वक्त पर ही करवाएं, तो हुकूमत के पास क्या रास्ता बचेगा? वैसे कहाँ तक जा सकते हैं? आप लोग प्रिडिक्ट तो कर देते हैं ना, ये करने जा रहे हैं, अब ये करने जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या करने जा रहे हैं? नहीं, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इनकी सारी स्ट्रेटजी जो है ये इनके वापस इनके मुंह पे आएगी। और ये कहना कि कन्फ्रंटेशन करके जुडिशरी से, अब तो 1-2 लोग कह रहे हैं ना कि जी ये चाहते हैं हम कन्फ्रंटेशन करके निकलेंगे तो हम कहेंगे हम शहीद हो गए और ये हो गया वो हो गया। पता नहीं कौन इनको मशवरे दे रहे हैं। बिल्कुल अहमकाना बात है। इनको ये जो इजलास के लिए लोगों अरकान को बुलाया है कि अभी इस्लामाबाद में ही रहें, सब ना जाएं, किसी वक्त इजलास बुलाया जा सकता है, इससे क्या हो सकता है? मतलब इजलास अगर हो जाए तो क्या होगा पार्लियामेंट के अंदर? कोई लेजिस्लेशन हो सकती है? नहीं, लेजिस्लेशन तो हो ही नहीं सकती। ये तो क्या करेंगे, रेफरेंस भेजेंगे चीफ जस्टिस और जजों पे। तो वो अब आर्टिकल 209 जो है उसको जो इंटरप्रेट किया फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी कि ये सदर जो है वो अपना माइंड इस्तेमाल करे रेफरेंस आगे भेजते हुए। ये सदर को भेजेंगे, सदर ने फैसला करना है कि रेफरेंस बनता भी है या नहीं बनता। हाँ, सदर तो वैसे भी अभी 25 दिन तक तो स्पेस है ना, वो तो अभी सदर का भी है, कितने दिन रख सकते हैं, क्या होगा 25 दिन बाद जाके कहीं मेरा ख्याल है वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अब मसला ये है कि अगर कल फवाद साहब चले, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि इंतखाबात का टाइम आ जाता है और गवर्नमेंट को
बाउंड हो जाती है, अब करना ही करना है। जैसे अदालती फैसला ज़ाहिर है बाउंड होगा, जो भी फैसला आएगा फिर मानना ही पड़ेगा। उसके बाद या तो लड़ाई है या तस्लीम करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई होगी तो जमहूरियत के लिए कुछ नहीं बचना। लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उससे आ जाएगी, क्योंकि फिर तो यही फरीकैन सड़कों पे आपकी जगह होंगे अगर इंतखाबात का नतीजा दूसरा निकलता है। नहीं, इनके पास तो खैर फ्रैंकली इतनी बड़ी सड़कों वाला हिसाब किताब है नहीं है ना। इतना बड़ा जितना पीटीआई ने या इमरान खान ने खड़ा किया है, इतना बड़ा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और खड़ा नहीं कर सकता। और वो भी इतना 11 महीने तकरीबन 1 साल मुसलसल लोग जो हैं वो सड़क पे हैं। इतनी बड़ी तहरीक तो पाकिस्तान की तारीख में कभी चली नहीं, और अभी भी लोग बिल्कुल नहीं थके और लोग जो है वो रेजिस्टेंस के लिए तैयार हैं। क्या जुल्म है जो पीटीआई पे नहीं किया गया? लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, 3100 लोग तो अभी 1 हफ्ते में उठाए और जेलों में रखा गया, लोगों के बिजनेसेस तबाह किए गए, मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ। अब आप देखिए इमरान खान की तकरीर नशर नहीं हो सकती खैर वो अब टीवी कोई नहीं देखता उस तरह से, लेकिन बहरहाल इससे एक आप देख रहे हैं इस तरह की तहरीक। आप आज वकला कन्वेंशन में भी आज आप गए थे, क्या उनको भी मोबिलाइज कर रहे हैं कुछ आप लोगों का? क्या हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे भी कुछ माहौल आज तो बहुत वकला हैं, आपने देखा होगा इस्लामाबाद को उन्होंने सील कर दिया सारी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हजारों वकला निकले, मुख्तलिफ शहरों में निकले और उन्होंने चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से और आइन से एक इजहार एक अपना यकजहती किया। ये भी अपनी मिसाल आप तो आपके ख्याल में आप ये समझते हैं कि अब हुकूमत के पास रास्ता कोई नहीं होगा, हुकूमत लड़ेगी तो नुकसान ज़ाहिर है, मेरा तो ये ख्याल है जमहूरियत का नुकसान हो जाएगा अगर लड़ाई झगड़े की तरफ गए, लेकिन सियासी तौर पर भी बदमज़गी तो रहेगी। आप लोग क्या कोई डायलॉग शायलॉग का रास्ता, क्योंकि अजीब देखें ना, अभी उस दिन नजर आया कि खान साहब ने कहा मैं बैठूंगा, सिविल सोसाइटी को कहा खान साहब ने कि हम बैठने को तैयार हैं, अब फिर खान साहब ने कहा कि कमेटी बैठेगी, बंदे बैठेंगे। इधर से इन्होंने भी पहले कहा था कि हम बैठेंगे, फिर वजीर आजम जो है वो उन्होंने कह दिया नहीं, पहले माफ़ी मांगे फिर उसके बाद बात होगी। तो एकदम करीब आके जो काम खराब हो जाता है उसकी क्या रीज़न है? दोनों तरफ से इनिशिएट करते हैं, उसके बाद फिर शराइत आयद कर देते हैं ताकि मसला हल ना हो। एक डिस्ट्रस्ट है, कोई अपना बॉडी भी ऐसी नहीं है कि जो बिठा सके या कर सके। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, माशाल्लाह वगैरह मुल्क में लग नहीं सकता और ना ही ऐसी सिचुएशन है। सो ओनली वे फॉरवर्ड इज, उसकी वजह है ये पाकिस्तान में माशाल्लाह हमेशा जब लगा है जब बंदा सोचता है कि नहीं लग सकता, लड़ के आधे हो जाते हैं फिर लग जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी हमेशा जो है वो बड़ा पॉपुलर माशाल्लाह जो है वो आया है, और जब मुशर्रफ साहब आए थे लोगों ने बड़ा वेलकम किया था। इसी तरह से यूब खान का माशाल्लाह लोगों ने बड़ा वेलकम किया था। ज़ियाउल हक का माशाल्लाह था कंट्रोवर्शियल, लेकिन बहरहाल वो भी इतना अनपॉपुलर नहीं था। लेकिन अब माशाल्लाह पॉपुलर नहीं होगा, लोग बड़ा आगे चले गए हैं, पुलों के नीचे से बड़ा पानी गुजर गया है। सो वो सस्टेनेबल नहीं होगा ये कोई भी आइडिया। सो आपने जाना इलेक्शनों की तरफ ही है, और इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मैं आपसे एग्री हूँ, एक माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है और उसके लिए हर पार्टी को उसमें रोल अदा करना चाहिए। हमने कहा है, हमारे पास आए थे पीसी के लोग सारे आए थे, उन्होंने कहा जी आप बातचीत करें, हम बैठे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका जवाब नहीं आया नून लीग की तरफ से। हम अब भी तैयार हैं इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे बात करने के लिए। अब ये आज काजी फाइज ईसा साहब का भी खत देखा आपने, वो जो रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया और उसके बाद उन्होंने लिखा है तो अदलिया के अंदर की जो तकसीम है, फिर ये इतना आसान तो हमें फिर दूसरी तरफ से भी नहीं दिख रहा ना कि फैसला तस्लीम करना भी पड़ गया तो नैरेटिव बनाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। कोई नैरेटिव नहीं है, इसका क्या नैरेटिव है कि हम इलेक्शन नहीं, क्योंकि वजीर कानून तो कह रहे हैं हम मानेंगे ही नहीं। मैं जरा आपको सुनवाता हूँ, तारा मैंने सुना होगा यकीनन, जरा नाज़रीन को फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। इतने हसास, इतने अहम कौमी और आईनी मामले को इस उजलत में अगर ये फैसला किया जाएगा तो यकीन मानिए जनाब चीफ जस्टिस, ये एक मुतनाज़े फैसला रहेगा। ऐसे फैसलों को कौम की हमायत नहीं मिलती। मैं आपसे दस्तबदस्ता अर्ज करता हूं कि पहले अपना घर तो दुरुस्त फरमाइए। ये वही इदारा है जहां पे 3 माह मांगने गया था एक आमर और उसे 3 साल बल्कि 9 साल दे दिए गए। इदारे अपने कंडक्ट से अपनी इज्जत करवाते हैं। जब अदारे के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, अदारे के मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर जज साहबान ये बात कर रहे हैं कि उन आवाज़ों को दबा के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करके उजलत में अगर इस केस का फैसला किया जाएगा तो तारीख एक बार फिर इस फैसले को काले सफ़ों पे लिखेगी, सुनहरे हरूफ में नहीं लिखेगी।
सर ये वही बात कर रहे हैं कि तस्लीम तो शायद कर लिया जाए प्रेशराइज करके या जिस तरह से भी, लेकिन तारीख इसको जो है वो एक सियाबाब के तौर पे देखेगी, और तस्लीम करने में भी उन्होंने बहुत सारे यस अगर मगर लगाया हुआ है, इफ एंड बट लगाए हुए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आजम नज़ीर तारड़ जिंदगी में खुद काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, आजम नज़ीर तारड़ का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? इससे मतलब आजम तो के कहने से अंदर की तकसीम की बात कर रहे हैं ना, जुडिशरी के अंदर जो कोई तकसीम नहीं है। जुडिशरी में तकसीम ही होती है, 16 लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं। पूरी दुनिया में जुडिशरी तकसीम ही होती है। 3 अमेरिका में मुझे बताएं कौन सा फैसला जो है वो कभी 9-7 इसी तरह ही हमेशा उनके 9 जज हैं उनके, वो हमेशा जो है 4-5 से ही होता है फैसला। कभी हमने नहीं देखा कि यूनानिमस फैसले तो होते ही नहीं है। वो तो बड़ी डाइवर्सिटी होनी चाहिए कोर्ट्स में। कोई क़यामत नहीं आ गई। मैंने आपको बताया सिंपल, ये जो इलेक्शन के ऊपर यूनानिमिटी है, पूरे पाकिस्तान में यूनानिमिटी है, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने ज़िंदगी में ना कभी इलेक्शन लड़ना है ना कभी पहले लड़े हैं। मतलब आज़म है, मरियम औरंगज़ेब है, ये तारड़ वगैरह, ये जो सारा इन्होंने एक जमा किया हुआ है चूं चूं का मुरब्बा, इन लोगों को क्या बेचारों को पता जमहूरियत क्या है? ना इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना कुछ है। वो मरियम नवाज खुद जो है उसने जिंदगी में आप बताएं कि कितना को इलेक्शन लड़ा हुआ है। अब्बा जी ने कह दिया जी चीफ ऑर्गेनाइजर है, तो वो बेटी आके चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई है। ना इनका क्या इनका है, ये कौन हिस्ट्री में इनकी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं। अच्छा, मैं जरा दोबारा उस तरफ आता हूँ जो सिविल सोसाइटी से आप लोगों की बातचीत हुई थी। अब मसला वहाँ पर था कि फिर कि कोई रास्ता निकाला जाए, कोई बातचीत की जाए। वहाँ से भी मैंने आपको बता दिया, जवाब आ गया। आप लोगों की तरफ से भी खान साहब ने कहा कि कमेटी बैठ जाएगी, लेकिन ये कुछ भी कर ले, अदालत फैसला भी दे दे, तो वो एक प्रोसेस है, वो सारा इलेक्शन एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस के लिए भी आप लोगों को बात तो बहरहाल करनी पड़ेगी। कोई ऐसा बैकडोर चैनल चल रहा है क्या? किसी हुकूमती इत्तेहादी से आपका राब्ता चल रहा है? कोई ऐसा रास्ता चल रहा है कि जिसके ज़रिए ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सके? देखें आदिल, बैकडोर की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एक सिंपल बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए। हम कह रहे हैं बैठे, एपीसी बुला लें, बैठे, जो बात करें इलेक्ट्रिशियन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें। इसमें खुफिया रखने वाली तो कोई बात ही नहीं। तो बैकडोर तो नहीं हो रहा। अगर बैकडोर हो रहा होता तो हम उसको भी बता देते कि इसके ऊपर जो है वो बैकडोर हो रहा है। सर मगर अभी आपने खुद भी कहा एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना, मिसट्रस्ट तो है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक बात तो है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर इदारों से भी खान साहब का एक स्टांस है, तो लगता है कि वो अपना बदला लेंगे और गवर्नमेंट से भी एक अपना बदला लेंगे। तो इस लेवल पे चीज़ें जा चुकी हैं जहां पर इतना आसान तो नहीं होगा ना कि जी ऑर्डर आया है और हमने फ़ौरन उस पर इम्प्लीमेंट कर देना है। इस बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या अश्योरेंस कोई दी जा रही है पीछे से कि इलेक्शन करें? पहली बात तो ये है, ये इतना लाइट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू होल्ड इलेक्शन। ये कोई किसी ने एहसान तो नहीं करना ना जी। चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जो अपना हुकूमत में शामिल लोग हैं, हुकूमत पंजाब है, इन तमाम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। दे हैव टेकन ओथ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ इजीली, ये थोड़ा ही हो सकता है वो कहें नहीं हम नहीं मानते। हम बिल्कुल ही तो बनाना रिपब्लिक मतलब काफी हद तक कोशिश करके बना तो लिया है, लेकिन अभी भी जो थोड़ी बहुत सेम्बलेंस ऑफ स्टेट है वो तो रहने देना। ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन है और वो हम कहें कि नहीं आप पहले हमें इंश्योरेंस कराएंगे तो फिर हम इलेक्शन कराएंगे। इस तरह थोड़ा ही होता है। और दूसरी बात, जहाँ तक इंतकाम की है वो है, वो कोई हमारी सोच नहीं है। कम्युनिकेशन बहाल होगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, उनको भी जो है हम यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई हमारी इरादा नहीं है इंतकामी सियासत का या उधर जाने का, अगरचे हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई। तो रिकंसाइल करेंगे, रिकंसिलिएशन होगी जिस तरह 2008 में भी हुई थी, और पार्टियां बैठेंगी आपस में और अगला लाएअमल बनाएंगी मुल्क में, इंतखाबात से लेके आगे जो मुआशी, सियासी और दीगर बहरानों का मुल्क को सामना है। इस वक्त मुल्क के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और इतना सिर्फ हम फोकस नहीं कर सकते लड़ाई के ऊपर। ऑब्वियसली हमें इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और जो हमारे सियासी हरीफ भी हैं उनको भी कुछ हमें स्पेस देनी पड़ेगी और हमें उनको स्पेस देनी पड़ेगी और हम दोनों को मिलकर एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस देनी पड़ेगी। इसके अलावा तो देखें आप आगे नहीं चल सकते। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की तरफ से, खसूसन जो शरीफ फैमिली है और जरदारी, इनकी तरफ से जो है वो कोई ख़ास संजीदा एफर्ट इसमें नहीं हुई। अगर जरदारी साहब या नवाज शरीफ इस सिलसिले में कोई डिसाइसिव फैसला करेंगे तो यकीनन इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं।
सर ये एमक्यूएम के साथ राब्ते चल रहे हैं आपके, जैसे वो परवेज इलाही साहब जो इशारा दे रहे हैं, हो रही है बातचीत उनसे? एमक्यूएम के साथ बस मेरा ख्याल है यही बात हुई है कि आप फैसला करें कि आपने आइन के साथ खड़ा होना है या आइन के साथ खड़ा नहीं होना है। इससे ज्यादा तो ज़ाहिर एमक्यूएम के साथ हमारी बातचीत क्या होनी है। यानी आप कहते हैं कि वो इलेक्शन वाले मामले पे आपके साथ खड़े हो जाएंगे? इलेक्शन के मामले पे आइन के साथ मामले के ऊपर खड़े हो, अपनी पोजीशन वाजे करें कि इलेक्शन में उनका क्या है। बाकी ज़ाहिर है एमक्यूएम कोई इस पोजीशन में तो है नहीं कि हम उनके साथ अलायंस करें या कोई ऐसी बात करें। सर कल खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, फरिया साहबा को वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें उन्होंने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। अब ये समझ नहीं आता कि जब आप अपोजिशन में थे तो आप ये कह रहे थे कि जी उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए, इलेक्शन वो करवाएं, और कहीं तायात की बात होती थी वो उन्होंने कल क्लियर किया कि ऐसी कोई हमने बात नहीं की, लेकिन बहरहाल वो कहते थे कि एक्सटेंशन दे दें और फिर हम आके देखेंगे इस मसले को। अब कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया, एक्सटेंशन नहीं दी, तो बड़ा मंशूर की है सर, ये तो समझ नहीं आता आप उस वक्त क्या करना चाहते हैं। नहीं वो तो आप ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं ना। खान साहब ने ये कहा था कि हम ये चाह रहे थे उस वक्त कि उन्हें 4 से 6 हफ्ते की एक्सटेंशन अगर होती है तो कोई हरज नहीं हो जाए, वो इलेक्शंस करवा जाए और इलेक्शन के बाद ये बड़े फैसले हों। ये उसका पस मंजर था और उस जमन में बात की थी। एक्सटेंशन क्या थी, 2 महीनों की एक्सटेंशन से उससे क्या फर्क है। 6 हफ्तों की एक्सटेंशन वैसे देनी किसने थी और कैसे देते हैं 6 हफ्ते की एक्सटेंशन? वो तो प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। तो फिर उन्होंने ना दे के आप कह रहे हैं अच्छा काम किया? ये वो था कि वो उन्होंने कहा कि वो लंबी एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, नवाज शरीफ ने अच्छा किया ना दे। ठीक, थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। बात सिर्फ इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी है कि कल अदालत ज़ाहिर है जो भी फैसला करेगी, अब हुकूमत ने भी ये फैसला करना है कि स्टांस देख के लग नहीं रहा कि एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी ज़ाहिर है डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ये मसला हल नहीं होना। और अगर हुकूमत लड़ना चाहती है तो वो भी कल के बाद पता चलेगा कि ये मामला कहाँ जाता है। और ये भी नहीं पता ज़ाहिर है फैसला क्या होना है, लेकिन अपेरेंटली ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन से हट के चलना किसी के लिए भी मुमकिन तो नहीं होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल के दिन पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज दिन भर की जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे क्या जो है वो हमें इशारे मिल रहे हैं और मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज की समाअत हुई जिसके अंदर जो रिमार्क्स आए वो बहुत ही दिलचस्प थे, जिससे बज़ाहिर ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन ये बताई है कि जो 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं उसके लिए हुकूमत जो है उसकी तरफ से वो यकीन दहानी या माहौल नहीं बनाया जा रहा जो कि बनाया जाना चाहिए था। हुकूमत की हिकमत अमली क्या थी? हुकूमत जो गुज़िश्ता रोज़ तक हमें अखबारात के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, इंफॉर्मेशन के ज़रिए पता चलता रहा, उससे तो लग रहा था शायद बॉयकॉट की तरफ जाएंगे, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ थी और टेक्निकल बेसिस पे जो है हुकूमत ने कोशिश की कि इस मामले को लड़े। पार्लियामान के अंदर तकरीरें जारी हैं, माहौल पूरा बनाया हुआ है, लेकिन कोर्ट के अंदर जो है वो एक्चुअल पोजीशन टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही ली गई। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर हैं हसन अयूब साहब। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा क्या होने जा रहा है? आज पूरा दिन जो समाअत हुई है आपने देखी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरफ जा रहे हैं हम, कहाँ बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जो इस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लड़ाई शुरू है, बल्कि लड़ाई जो है वो दरमियान में पहुंच चुकी है। इस वक्त जो 3 फ्रंट्स हैं वहां पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और उनके जो साथी जजेस हैं उनकी लड़ाई इस वक्त हो रही है। एक फ्रंट जो है सबसे पहले जो उनका बेस कैंप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पर उनके ब्रदर जजेस के साथ उनके इख्तलाफात हैं जो कि बहुत वाजे हैं। पहले वो बिहाइंड क्लोज डोर्स थे, फिर वो ओपन कोर्ट्स में रिमार्क्स की सूरत में आए और उसके बाद अब जुडिशल नोट्स की जो है वो सूरत में फैसले आ गए जजेस के और उनके खिलाफ, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के खिलाफ। उनका नाम नहीं लिखा लेकिन उनकी पोजीशन को उन्होंने बीच में मेंशन किया हुआ है। और आज जो नई डेवलपमेंट हुई है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्कुलर जारी किया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर, उस पर लेटर लिख दिया
और उस लेटर के में उन्होंने एक तो उनको बरतरफ होने का मुतालबा कर दिया या हुक्म दे दिया, ये बात हुई। दूसरा उनको कहा कि आपने जो मेरा जुडिशियल ऑर्डर है उसको ठीक तरीके से शायद पढ़ा नहीं और समझा नहीं, और वो बात बिल्कुल ही हैज राइटली सेड इट इन हिज लेटर, क्योंकि जो जुडिशियल ऑर्डर है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए या सर्कुलर के जरिए उसको अंडू नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल भी बखूबी जानते हैं वो बाइंडिंग उनके ऊपर भी है। लेकिन हसन साहब ये बताएं कि आज चीफ जस्टिस ने उस ऑर्डर के ऊपर उन्होंने भी तो ये कहा कि वो जो है वो उसको फाइंडिंग्स थी, ऑब्जर्वेशंस थी, उसको वो तो नहीं कहा कि ये बाइंडिंग है हमारे ऊपर। देखिए वो अटॉर्नी जनरल ने इसको एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा था कि इसकी जो 3 सिचुएशंस हैं, 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों में से उन्होंने कहा जी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, इस बेंच के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, यानी ये सीपी आई है और सीपी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, और जो ऑर्डर है जुडिशियल ऑर्डर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का, वो कहता है कि कोई भी 184(3) के जो मुकदमात हैं उनमें आपने अब पेशरफ्त नहीं करनी। जब उसमें पेशरफ्त करने से उन्होंने रोक दिया तो वो बाइंडिंग है तमाम लोगों के ऊपर। वो यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने क्यों रिक्यूज किया? इसीलिए रिक्यूज किया कि ये 184(3) का केस था, और क्योंकि वो खुद सिग्नेटरी थे उस ऑर्डर के और वो समझते थे कि ये बाइंडिंग है, लिहाजा उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया। तो ये बाइंडिंग है, और इस बाइंडिंग के ऊपर जो जिसने खिलाफ वर्जी की वो जुडिशियल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब है, और बज़ाहिर और ये मानना है दूसरी साइड के जजेस का। तो इसी हवाले से आज वफाकी काबीना का इजलास भी हो रहा है और 1 पॉइंट एजेंडा है, और इस एजेंडे के अंदर साहब ये बताइए जो बॉयकॉट का फैसला क्यों वापस लिया है? कल रात तक तो हमें लग रहा था कि शायद सुबह पेयर होंगे और बॉयकॉट में चले जाएंगे, और मगर वहां तो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स लेना शुरू कर दिया, और बॉयकॉट का पूछा भी गया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। उन्होंने जो अपनी रिटन स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ने जमा कराई है उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने इन जजेस को कहा कि आप रिक्यूज करें। बेसिकली डिसट्रस्ट है, ये अदम एतमाद है इस बेंच के ऊपर, ना कि उन्होंने कहा है कि हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को तो 27A का नोटिस है। 27A के अंदर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्होंने अदालत की मुआवनत करनी होती है, यानी अदालत के ही सवालात के जवाब देने, अदालत को असिस्ट करना है। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनके वकील इरफान कादर साहब थे, तो उन्होंने वो भी जाहिर बात है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब किया हुआ है, जो कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट ठीक हुआ है गलत हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो वहां पर जाना है, और इलेक्शन कमीशन में वहां पर आकर जो अदालती सवालात हैं या उनकी इस्तफसार हैं उनके जवाब देने और दिए भी। लेकिन उन्होंने भी ये नुक्ता उठाया कि आप ये केस नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि 4-3 का फैसला पहले मौजूद है। वो बड़ा वेल जो है वो मैनर में उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया, उनको बताया भी और समझाया भी, लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल या उनके ब्रदर जजेस जो थे वो इस बात को, इस नुक्ते को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि देखिए लेकिन जो माहौल रहा है आज, उससे तो अगर माहौल रहा है उससे तो कुछ और सिग्नल्स मिल रहे हैं हमें। अब कल ज़ाहिर फैसला महफूज है, आना है, इस पर तो ज़ाहिर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे सिग्नल्स तो कुछ और मिल रहे हैं जुडिशरी की तरफ से। जो चीज़ समझ आ रही है वो तो कुछ और है। ज़रा ये बताएं कि ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन यकीनन होगी, ये जो वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को कहा है सब इस्लामाबाद में रहें, कहीं ना जाएं, सबको जमा कर रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक तो सिर्फ रेफरेंसेस ही आएंगे। ये तीनों जजेस हैं, इनके खिलाफ वो जो फेडरल कैबिनेट का अभी मीटिंग जारी है, इसमें वो मंजूरी होगी रेफरेंस की, और फिर रेफरेंस अगर दायर हो जाता है तो फिर क्या ये फैसला दे पाएंगे जजेस, ये बेंच फैसला दे पाएगा? ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि रेफरेंस दायर होने के बाद मालूमात है क्या करना चाह रही है कैबिनेट, फैसले में क्या होना जा रहा है? मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, मतलब मेरी किसी जिम्मेदार शख्सियत से मैं हतमी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन बज़ाहिर ये रेफरेंसेस दायर होंगे और ये तीनों जजेस के खिलाफ होंगे, और वो जुडिशियल मिसकंडक्ट वाला मामला है कि अदालती फैसले की जो है वो उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, उसकी खिलाफ वर्जी करती है। अच्छा, एक बुनियादी सवाल क्या है, आज इरफान कादर साहब ने उनको कहा कि जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं वहां पर किसी जज के ऊपर कोई भी बायस का कोई परसेप्शन भी आ जाए तो वो बेंच से खुद को अलग कर देता है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस इजाजुल हसन के ऊपर तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुलेआम मोतरज है कि इनसे मुतल्लिक मुकदमात ना सुने। इसके ऊपर पूरी जो इत्तेहादी हुकूमत है वो पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने हवाला दिया है ना कि सीनियर तरीन जजेस जो है सिर्फ 20% केसेस के अंदर है, 80% में जो है वो एक जज हैं जो हर बेंच में होते हैं, उसका रेफरेंस दिया है उन्होंने।
5% से ज्यादा, 80% नहीं, 95% से ज्यादा केसेस में मोहतरम जस्टिस इजाजुल हसन शामिल है। और किसी एक केस में भी अहम जो पॉलिटिकल केस है उसमें जो सीनियर प्यूनर जज या उनके बाद जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उनको किसी एक मुकदमे में भी चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने अपने टेन्योर बतौर चीफ जस्टिस शामिल नहीं किया। देखिए, देखने को तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हमने जो आईने पाकिस्तान है उसके अल्फाज को नहीं देखना, हमने उसकी स्पिरिट को देखना है। तो क्यों, और तो फिर इसी तरीके से कि उनको भी जो है वो इंसाफ के जो तमाम तकाजे हैं उनको पूरा करना चाहिए। जो जितनी भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक जो है ऐसे जज को क्यों शामिल किया, जबकि दीगर जजेस यानी जस्टिस आयशा मलिक, उनके ऊपर तो किसी को इतराज नहीं था, तो उनको शामिल कर लेते। तो उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल ना करने के पीछे कौन सा विजडम है? देखिए, ये कुछ सवालात हैं जो कि चीफ जस्टिस की अपनी जिद है, अपनी अना है, और शायद इसी वजह से थैंक यू हसन अयूब साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हसन अयूब साहब मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।